नमस्कार, क्लाउड वेब इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। साथियों, उपस्थित हमारे जितने भी यहाँ नारी शक्ति की सदस्याएं हैं, सबको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इस जिले में हम लोग के लिए संगठन की पहली बैठक है जिसमें हम लोग आए हैं। और मैं देख रहा था अभी अरविंद जी जितने हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं उनको सम्मानित करा रहे थे, तो मुझे एक चीज अच्छा लगा कि ज्यादातर हमारे उसमें युवा हैं और साथ ही साथ हमारे अनुभवी लोग। ये पार्टी को भविष्य का इच्छा है, क्योंकि युवा चाहिए जो मेहनत करेंगे, जो समय देंगे, जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का हम लोग लाभ उठाएंगे। कह रहे थे ना आप डॉक्टर अली जी कि ये पार्टी जरूर 3 महीने पुरानी है, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने मंच पर हैं या जितने हमारे साथ लोग हैं, सभी लोगों को राजनीति का वर्षों का अनुभव है, कोई नया नहीं है। तो ये जो है हमारी ताकत है। और ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? भोजपुर में, आरा में, पीरो। भाई अपने देश के इतिहास में और खास करके जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो यहाँ की भूमिका रही और जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी का बलिदान रहा, जो उनका योगदान रहा अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम का, उसके लिए आज पूरा देश उनको याद करता है और बिहार के लिए गौरव की। यहां जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम स्थल कहां स्थित है? पीरो प्रखंड में, है ना? और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब प्रखंड स्तर पर इस प्रकार का हॉल बना हुआ है जहां के लोग बैठ के कर सकते हैं। पहले इतना हॉल नहीं रखा, तो भाई ये तो एक अच्छी बात है। और जो प्रखंड होता है और प्रखंड के साथ जो अंचल होता है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सरोकार इसी अंचल और प्रखंड से रहता है कि नहीं रहता? सारे लोग यहाँ थे, जो भी काम होता है। तो देखिए आज की तारीख में जब आप प्रखंड में आते हैं तो विकास की योजनाएं तो अलग हैं, लेकिन जो ग्रामीण लोगों को जरूरत होती है, सबको क्या चाहिए भाई? किसी को अगर बेटा को कहीं जाना है, एडमिशन लेना है, तो क्या चाहिए? निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि वो बिहार का है कि नहीं है। आय का प्रमाण पत्र चाहिए कि कितनी इसकी आमदनी है। साथ ही साथ जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज देश में जितने भी हमारा समाज है सबको आरक्षण की सुविधा मिली। तो ये 3 चीज तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? और यही जो है, अगर आपने देखा होगा तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू ने क्या कानून बनाया? सेवा का अधिकार कानून, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, कि आपको ये आपका जो अधिकार है ना, ये कानूनी अधिकार, ये मिलना चाहिए। लेकिन आज आप देखते हैं कि व्यवस्था ऑनलाइन की है ना? कितनी परेशानी होती है इसको लेने में, जरा बताइए तो। आप लोग जब निवास प्रमाण पत्र लेने आते हैं तो कितना समय लगता है? बोलिए। 15 दिन। आय प्रमाण पत्र लेने जाते तो कितना समय लगता है? 15 दिन। और आप जाति प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो 15 दिन। और ये
बिना किसी लेन देन के मिल जाता है? सर क्या लगता है? हाँ, आप देखिए जरा, ये देखिए, ये समझना है आपको। भाई मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है कि हमारे ये कानून बना देंगे तो हमारे लोगों को ये सुविधाएं एक निश्चित समय पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार का शुल्क दिए हुए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? 15 दिन अभी भी लग रहा है और अभी भी आपको आदमी खोजना पड़ता है कि कैसे हमारा ये बने। ऑनलाइन तो हो गया, पता चला सर्वर डाउन है, सर्वर ही डाउन है, तो कहां से वो कहेगा सर सर्वर डाउन है, घर जाइए। देखिए, आप जरा यहीं पर सोचिए, आप जितने लोग आए हुए, और मैं चाहता हूं इसको सुनिए और इसको नीचे तक प्रचारित करें कि इस पार्टी, जिस पार्टी का कार्यक्रम में आप लोग आए हुए हैं, आप सबकी आवाज आशा पार्टी की सोचिए। हमारे जितने भी आज 2 विधानसभा के हमारे साथी आए हुए हैं, जगदीशपुर के और आपके तरारी के, भाई सबको ये अपने क्षेत्र में बताना पड़ेगा कि जब आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो आप लोगों को अंचल और प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ये 3 सर्टिफिकेट लेने के। समझ रहे हैं ना? अब कहेगा कैसे सर? देखिए फर्क क्या है। अभी जो नीतीश बाबू ने व्यवस्था की है उसमें क्या है कि आपको जब ये प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको कहां आना पड़ता है? ऑफिस में आना पड़ता है ना। आपकी पार्टी की, आशा पार्टी की जब सरकार आएगी तो ये आपको दफ्तर नहीं आना पड़ेगा, दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो कहिएगा मिलेगा कहां? ये मिलेगा आपके घर पर, मिलेगा आपके घर पर मिलेगा, आपके दरवाजे पर मिलेगा। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, सब लोग चुनाव में वोट डालते हैं ना, सबके पास वोटर आईडी कार्ड है। ये वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग घर घर पहुंचा दिया कि नहीं? जब चुनाव आयोग हर एक वोटर को वोटर आईडी कार्ड पहुंचा दिया है तो फिर सरकार क्यों नहीं कि जो 3 जरूरी प्रमाण पत्र हैं उनको अपने नागरिकों के घर पर पहुंचा सकती है? बंद करो, कम करो, साउंड कम करें, साउंड कम वाला कहाँ है? हाँ, देखिए जरा समझिए इसको। आप जान लीजिए कि जितना पंचायत है, पंचायत में अभी कौन कौन कर्मचारी रहते हैं, जरा बताइए तो पद का नाम बताइए। हर एक पंचायत में कितने कर्मचारी भी रहते हैं? बोलिए। अरे पंचायत है ना सबका, पंचायत में सरकार का कौन कौन कर्मचारी रहता है? नहीं नहीं, रहने पर हम नहीं जा रहे हैं। जो उनका पदस्थापन है कितने लोगों का होता है? हाँ, आप अगर देखिएगा तो कम से कम 4 लोग हैं। अब रहता है कि नहीं उस पर मैं नहीं हूं, लेकिन 4 से 5 लोग तैनात हैं। सबको सरकार तनख्वाह देती है। तो आपकी पार्टी जब सरकार में आ गई तो उनकी जिम्मेवारी क्या होगी कि भाई प्रत्येक जो घर है उनके परिवार में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 31 मार्च के पहले जरूर पहुंच जाए उनके घर। आप समझिए इससे क्या फायदा होगा? आपको कहीं किसी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और ये साधारण सी जो सुविधा है आपको आपके दरवाजे पर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे ना कि सरकार का क्या होना चाहिए?
आपके द्वार। आज क्या है? जनता सरकार के द्वार पर है। भाई अंचल है, प्रखंड है, ये सरकारी दफ्तर है ना, आपको सुविधा लाने देने के लिए यहाँ आना पड़ता है। और लोकतंत्र में ताकत किसके पास होती है? जनता के पास। सॉवरेन कौन होती है? पब्लिक होती है, वो वोट देते हैं। तो आपका ये अधिकार है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब ये पार्टी सरकार में आएगी तो इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र है उसके लिए आपको प्रखंड और अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये जरा सोचिए, इससे कितना लोगों को राहत मिलेगा, कितने लोग तनाव में रहते हैं। सबसे पहले दूसरा जरा ये, गांव में जिनके पास जमीन है, आज क्या स्थिति है? लोगों को पता ही नहीं है कि किसके नाम से कितनी जमीन है, कौन जमीन का क्या नवैयत है। तो इसके लिए आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी, जानते क्या करेगी? सबसे पहला काम करेंगे कि हर एक गांव के सामने, ग्राम पंचायत नहीं, हर एक गांव के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगाए। और उस बोर्ड में क्या लिखा रहेगा? अभी आप देखते जैसे आए होंगे प्रखंड में, तो मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा होगा और बताएगा ये कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, ये कार्यक्रम लिखा हुआ है ना। सरकार अपने तरफ से लगाती है, लेकिन आपकी पार्टी क्या करेगी? हर एक गांव के सामने वहीं पर बहुत बड़ा जो है बोर्ड लगाएगी। उस बोर्ड में क्या रहेगा? उस गांव में जितनी भी जमीन है, जितने खाता है, जितने खातेदार हैं, जमीन की जो नवैयत नेचर है, वो सब उससे विस्तार में लिखा हुआ है। उससे फायदा क्या होगा? अब देखिए, आपने लिखा हुआ है, किसी गांव का नाम लीजिए, खाता नंबर 1, खातेदार का नाम लिखा हुआ है, जमीन कितनी है उसका रकबा लिखा हुआ, क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो पूरे गांव को पता चल गया ना कि ये प्लॉट फलाने के नाम से है, इसका इतना क्षेत्रफल है। दूसरा लिखा हुआ है कोई खाता नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? गैर मजरूआ आम। कितना है? पता चला कितना है। अब उस गांव में पता चला कि उस जमीन पर कोई लोग कब्जा है, तो जानते तो है नहीं। तो देखिए, जब पूरे गांव में जितने जमीन के खाते हैं, अगर एक तरफ से पूरा लिख दिया जाएगा तो पूरे गांव में सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे गांव में जमीन में क्या स्थिति है किसी। अब आप देखिए जरा, इससे फायदा क्या होगा जरा समझिए, इसको समझना जरूरी है। अब मान लीजिए कि नहीं, कोई एक पहले कोई तालाब था, पता चला कि 30 साल से लोग उसमें मकान बना के लगे। ये बहुत हुआ हो, बहुत जगह कुछ तरह का कोई जो है और जमीन है, बहुत साल से लोग उस पर कब्जा करके खेती कर रहे हैं। अभी क्या है? सरकारी कर्मचारी आएगा, कहेगा कि देखिए आपका अवैध कब्जा है, आपको हम निकालेंगे, लेकिन इतना पैसा ले लीजिए हमको। ये धंधा होता है ना। अब देखिए क्या करना चाहिए। जब ये निकल गया, ये जमीन आपके नाम की नहीं है, बल्कि किसी और नाम से है, लेकिन आप उस पर काबिज हैं, मकान बनाए हुए हैं, खेती करते हैं। तो करना क्या है? देखिए, आपको विदेशी लेना है, आप अमेरिका से लेना है, आप ही भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक। एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी से आप जमीन पर आप काबिज हैं। तो मैं तो उत्तर प्रदेश में रहा हूं ना, वहां मैं कई जिलों में कलेक्टर रहा, वहां पर अच्छा नियम है कि अगर किसी जमीन पर आप 12 साल से ज्यादा काबिज हैं, उसके लिए एसडीएम के यहाँ एसडीओ कोर्ट में सेटलमेंट का मुकदमा होता है और एसडीओ गवाही लेकर के फैसला करता है। तो देखिए क्या होगा, पूरे गांव
देखिएगा तो पता चला कि 80% जमीन में कोई डिस्प्यूट नहीं। हमको पता चल गया जहां जहां डिस्प्यूट होगा उसका रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे सेटलमेंट कर दिया जाए, तो जमीन का विवाद गांव में समाप्त होगा। और जब जमीन का विवाद समाप्त होगा तो झगड़े भी गांव में कम। अब आप आइए तो सबसे बड़ा झगड़ा की जड़ है जो मैं आपको बताने लगा कि मान लीजिए हमारे वो मुखिया जी बैठे हुए हैं, मंत मुखिया जी, इनके पिताजी के नाम से तो जमीन थी, इनके पिताजी गुजर गए, मुखिया जी जमीन पर कब्जा पर तो है ही है, मुखिया जी के नाम पर वो जमीन को आना चाहिए, वो नहीं आया है क्योंकि अंचल का चक्कर नहीं लगा। इनको लगा कि हमारा तो जमीन पर कब्जा है ही, हम क्यों चक्कर लगाए। अब बाद में क्या होगा कि पता चला कि मुखिया जी की जमीन जो है रोड बनाने के लिए जा रही है, रेल बनाने के लिए जा रही है, तो उद्योग धंधे बनाने के लिए जा रही है, तो मुखिया जब आएंगे अंचल में कि हमारा कंपनसेशन का पैसा दीजिए, तो अंचल वाला कहेगा कि मुखिया जी आपका नाम पर तो जमीनें नहीं। मुखिया जी कहेंगे अरे हम तो इतने वर्षों से काबिल हैं। देखिए यहां पर जरा सोचिए, आप जमीन पर मौके पर कब्जा है तो आपका कागज में भी नाम होना जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, कहते हैं दाखिल कार्य। कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई जिनके नाम से जमीन है, तो देखिए जब आपकी सरकार आई अभी क्या स्थिति है, जिसके नाम से जमीन है अगर गुजर गए और उनके बच्चों ने कोई प्रयास नहीं किया 2-3 महीनों तक, वो निश्चित है कि हमारा जमीन तो है, हम काबिल नहीं है, तो होगा क्या। पता चला 3 महीने के बाद आपको पता चला था चाहिए DCLR के कोर्ट में, फिर और किसी कोर्ट में चक्कर पड़ता, तो आप ही सरकार जब आशा पार्टी की सरकार आएगी, इसको भी जरा सुन लीजिए, ये नियम बना दिया जाएगा कि जो भी रेवेन्यू का हमारा कर्मचारी हर एक पंचायत में तैनात है, उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि प्रति वर्ष 31 मार्च तक जितने लोगों की मौत होती है जिनके नाम से जमीन है, उस गांव में जाकर के गांव सभा की बैठक कर करके सबके सामने उनके नाम पर पिटीशन करें। ये होता है आज भी उत्तर प्रदेश में, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने जब चर्चा होगी कि खाता नंबर 12 फलाना सिंह, तो बोलेगा सर ये तो गुजर गए, तो गांव वाले पूछेंगे भी गुजर गए, इनका वारिस कौन कौन है, तो बोलेगा इनका 2 बेटा है साहब, ये नाम, उसके सामने ही दोनों नाम दर्ज। उसकी पूरा गांव जब बैठा रहेगा तो कोई झूठ नहीं बोले, लेकिन अगर अंचल में आएगा तू दलाल लेके आएगा तो कहेगा नहीं तू भाई नहीं के भाई, और वहीं पर जो है आपका विवाद शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी पार्टी की सरकार जब आएगी आशा पार्टी, तो जमीन में जब भी किसी के नाम से अगर वो जमीन है तो उनके मरने के बाद उनके वारिस को वो जमीन के जो कागजात हैं उसमें सारी एंट्री कर करके उनको कागजात दे दें। ये सब फायदा होगा कि जरा बताइए, कितनी बड़ी सुविधा आपको मिल जाएगी। आज जरा मैं आपके सामने बताता हूं, आप कई बार जब अपने कागज को खोजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये जरूरी है कि भाई कागज आपके पास होना चाहिए, जिस भी संपत्ति के आप मालिक। ये है छोटी छोटी चीज। और आज क्या होता है, दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल में कितना पैसा लगता है बताइए जरा। दाखिल खारिज करने के लिए कितना 1000 रुपया लगता है, अब कितने बार चक्कर लगाना पड़ता है। आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो दाखिल खारिज का कागज बिना पैसे के आपके दरवाजे पर पहुंचेगा, ये आपका अधिकार है। तो देखिए क्या हुआ, आपके सब सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आपके
जाति प्रमाण पत्र पहुंच गए, आपका नामांतरण का कागज पहुंच गया। इसी को सुशासन कहते हैं, यही ना सुशासन है भाई। हमारे मुख्यमंत्री जी सुशासन की बात करते हैं, कानून भी बना दिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं स्थिति क्या। तो इसलिए ये चार बात एकदम आप लोग अपने मन में बैठा दीजिए। आप जरा देखिए, अब देखिए अभी तो जब रबी का सीजन गुजर गया, अब जायद का सीजन आएगा, आता है ना, तो आएगा कि भाई किसानों को बीज दीजिए, आता है ना भाई, बीज मिले। वो बीज कब मिलता है? जब सब लोग अपना अपना फसल लगाते तब वो बीज आता है। उपचारित बीज है, उस बीज को उत्पादन करने में, उपचारित करने में कितना खर्च आता है? वो खाने के लिए नहीं है, वो बीज है, समय पर नहीं मिलता है और फिर उसमें भी बंदरबाट होता है। अब देखिए, आपकी पार्टी आशा पार्टी जब सरकार में आएगी, इसमें क्या व्यवस्था होगी? किसानों को सीधे सीधे उनके खाते में बीज का पैसा भेज दिया जाएगा। जैसे भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है ना, भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना चला रखा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 6,000 रुपया 3 किस्त में 2,000 रुपया मांगा था, कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। आपकी सरकार जब आएगी तो बीज का पैसा भी आपके खाते में सीधे सीधे जाएगा। और सरकार की क्या जिम्मेदारी रहेगी? ये ध्यान देखना पड़ेगा कि मार्केट में, बाजार में गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध रहे और हमारे किसान उसको खरीद सकें। इससे क्या होगा कि जो हमारे किसान हैं, आखिर किसान भी तो बीज का उत्पादन करेंगे। आप अगर याद करिए, शुरू में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने थे, मैं उनके साथ था। यहां पर किया गया था कि हर एक प्रखंड में, याद करिएगा, पुराने लोग याद होगा, कम से कम 2-2 बीज ग्राम बनाने की योजना थी, सीड विलेज, कि भाई जो उस पंचायत, उस प्रखंड में या प्रखंड के बाहर भी जो बीज की आवश्यकता है वो हम बाहर से नहीं मंगाए। आप पंजाब से मंगाते हो तो फायदा किसको होता है? पंजाब के किसान को। आप तराई विकास निगम का बीज लगाते हैं, फायदा किसको होता है? उत्तराखंड के लोगों को। बाहर का बीज जब आप लगा करते हैं तो वहां के किसान को फायदा होता है। तो आपकी सरकार जब आएगी, आपकी पार्टी की सरकार में आएगी, तो बिहार में ही किसानों को प्रोत्साहित कर करके बीज उत्पादन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और बिहार में ही बीज का उत्पादन होगा, जिससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा। आप देखते हैं ना कि भाई गेहूं का ऐसे जो रेट है और गेहूं का जो बीज है, दोनों के रेट में कितना फर्क है। देखिए ना, टमाटर मैं देख रहा था, हमारे गांव में एक आदमी टमाटर लगा रहे थे, बताया क्या कि 52,000 रुपये किलो उसका बीज मिलेगा। 52,000। खीरा का बीज 23,000 रुपये किलो। आप जरा सोचिए, जिन किसानों ने इस चीज को समझ लिया है उनको कितना फायदा होगा। हम अपने बिहार में क्यों नहीं अपने किसानों को बीज के माध्यम से उनकी आमदनी को बढ़ाएंगे? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो बीज के मामले में हम लोग 2 काम करेंगे। बीज खरीदने के लिए किसानों को अलग से पैसा दिया जाएगा उनके खाते में, और बीज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप बीज का उत्पादन करिए जिसकी आमदनी हो। यह है अच्छी स्कीम। स्कीम अच्छी होगी नहीं? अरे बोलते नहीं है। अब आप जरा आइए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि भाई सभी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना। अभी तक पैसा बढ़ा नहीं है, 2019 से 6,000। मैंने कहा भी था, मैं साथ में था कि इसको बढ़ा दो दीजिए। इतना जो आजकल इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, इतना आज न कल तो बढ़ेगा। लेकिन देखिए, आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो क्या होगा?
जितना पैसा किसान सम्मान निधि योजना में भारत सरकार किसान के खाते में ट्रांसफर करेगी, उतना पैसा राज्य सरकार बिहार के किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। अगर भारत सरकार 6,000 देगी जो दे रही है, तो राज्य सरकार भी 6,000 देगी। अगर भारत सरकार 12,000 देगी, तो बिहार सरकार भी 12,000 देगी। अभी किसान हमारे किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है, तब तो आज देश में खाद्य सुरक्षा है। भाई 5 किलो अनाज आप बांट रहे हैं, ये कहां से अनाज आ रहा है? ये सारे के सारे हमारे कौन उपजा रहे हैं? हमारे किसान उपजा रहे हैं। वही हमारे किसान, हमारे अन्नदाता है, वही हमारे अन्नदाता है। तो भाई उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ना ये हम लोग करेंगे। ये कैसी स्कीम रहेगी बताइए जरा। ये बाकी आका ये लोग कहेगा कि आरसीपी सिंह बोल तो रहे थे, ये पैसा कहां से लाए? कोई पेड़ आएगा क्या तोड़ने? जरा सुनिए, बिहार सरकार का बजट कितना है? 2,65,000 करोड़ का बजट। कितना का है? 2,65,000 करोड़ का बजट है। अब जरा समझिए आप साहब, किसान की आबादी कितनी है बिहार में? 80%। कितनी है? 80%। 2,65,000 कितना हुआ? कितना लाख करोड़ हुआ जी? 2,65,000 करोड़ का 80% बताइए कितना हुआ? कितना हुआ बताइए ना। आप सोच लीजिए कि 2,65 में 80% पर किसानों का है। और ये अगर हम किसानों को पैसा देंगे तो राज्य सरकार का कितना भार आएगा? मुश्किल से 10,000 से 15,000 करोड़ बस। समझ रहे कि नहीं? लेकिन सोच की बात है। अब किसानों को कितना अच्छा लगेगा? उनके खाते में पैसा जाएगा, छोटे मोटे खर्च के लिए उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच की बात है। अब देखिए किसान, आप जरा जाइए गांव में, अब जिन किसानों ने पूरा जीवन खेती में दे दिया, भाई हम तो सरकारी सेवा में थे, 60 साल में रिटायर कर गए, हमको तो पेंशन मिलता है, हम तो पहले सेवा छोड़ दिए थे। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है 60 साल का तो पेंशन मिलता है ना। तो किसान की जब उम्र 65 साल हो जाए तो उसको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? जो बताइए, तो बोलते ही नहीं आप लोग, चुपचाप रहे तो पेंशन नहीं। अरे हम पूछ रहे हैं तो भैया आप नहीं बोलते हो। आजकल हक मांगना पड़ता है। हक भीख नहीं है, भीख नहीं है जी। आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो परिश्रम किया है, उसी से आज ये देश खाद्यान्न उत्पादन में एक तरह से कहिए आत्मनिर्भर हुआ है। आपने देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ाया है, आपको इसका हक नहीं मिलना चाहिए क्या? हमारे बहुत सारे जवान हैं इस जिले के फौज में है ना, जब वो सेवा करके आते हैं, सरकार पेंशन देती है कि नहीं देती? मिलना चाहिए उनको, क्योंकि अपनी जान की परवाह बिना किए वो सुरक्षा करते हैं हमको, हमारे दुश्मनों से बचाते हैं बॉर्डर पर। और ये हमारे किसान भाई हमारे पेट को भरते हैं, हमारे अन्नदाता हैं। और जब वो काम करने लायक अब नहीं रहे तो उनका रिटायरमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उनको पेंशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अभी हमारे क्या कह रहे थे प्रीतम सिंह जी, बिहार में बूढ़ा बूढ़ी पेंशन है, तो जो हमारे 65 साल के किसान हो गए वो तो बूढ़ा हो ही गए जी। अब पेंशन कितना देते हैं नीतीश बाबू? 400 रुपये। आज मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम जो मजदूरी है बिहार में कितना बताइए? अब आप सोच लीजिए कि एक दिन की भी मजदूरी नीतीश बाबू बूढ़े बूढ़ियों को नहीं देते हैं, जिसने अपना पूरा जीवन किस चीज में खपा दिया। तो भाई कैसे हमारे भारतवर्ष के लोग, बिहार के लोग
मिले। तो एक तो जितने भी किसान होंगे जो 65 साल इनकी हो जाएगी, सबको जो है पेंशन, किसान पेंशन दी जाएगी। और ये 400 रुपया नहीं होगा। आस पड़ोस में जितने प्रदेश हैं, जितना वहां दे रहे होंगे, उससे कम 100 रुपया हम लोग बिहार के किसानों को, तब हमारे किसान के घर में खुशहाली आएगी। कहने से होगा, उसको कुछ दीजिएगा रे। और ये हमारे जो किसान का यही बस सम्मान है, यही तो सम्मान है कि जो उत्पादन करते हैं उनके लिए उसको नाम, और जब उस लायक अब नहीं है उनको पेंशन के साथ सम्मान। ये आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग इसको करें, सहमत है ना लोग? तो नीचे प्रचार करिएगा ना। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका बेटा बेटी पोता पोती पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, निजी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ना पड़ता है और कोचिंग में जाना पड़ता है कि नहीं पता है ना? अब जरा ये बताइए, खर्चा कौन देता है? माता पिता। अब जरा सोचिए, शिक्षा में खर्चा किसका किसका हो रहा है? सरकार का खर्चा हुआ, भाई स्कूल भवन बना हुआ है, हमारे शिक्षक तैनात हैं, उनको निगरानी करने के लिए पदाधिकारी लोग तैनात हैं, पूरा का पूरा शिक्षा विभाग बना हुआ है। तो सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है। जानते कितना पैसा खर्च होता है? बिहार सरकार का शिक्षा का बजट जरा सुनिए, 40,500 करोड़। कितना है? 40,500 करोड़। 2005 में जब नीतीश बाबू सरकार में आए थे, उस समय बिहार का बजट था कितना का? 23,000 करोड़। और आज सिर्फ शिक्षा का बजट 40,500 करोड़ का है। मतलब क्या है कि बिहार सरकार के पास पैसे हैं, उसके बाद भी बिहार के लोगों को अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन का पैसा देना पड़ता है, कोचिंग में देना पड़ता है। ठीक है क्या? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम आपके सामने खड़े हैं, हम गांव के स्कूल से पढ़ करके IAS बन गए थे, हम कहीं कोचिंग पढ़े थे, कहीं ट्यूशन पढ़े थे। गांव के शिक्षक हमको पढ़ा है, पटना के शिक्षक हमको पढ़ा है। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है ना कि शिक्षा पर जो खर्च हो, पढ़ने पढ़ाने में कौन दे? सरकार। तो देखिए, आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो 2 रास्ते हमारे पास। एक तो ये है कि हम लोग इसमें तय करेंगे कि प्राथमिक स्कूल तक बच्चा पढ़ता है, घर वाले को कितना खर्चा ट्यूशन में देना पड़ता है, वो उनके खाते में डाल दिया है। समझ रहे इस बात को? दूसरा क्या है कि भाई जो मिडिल स्कूल में पढ़ता है उसका, जो हाई स्कूल में पढ़ता है उसका, सबका एक मानक बना करके डालता है। उसका दूसरा भी एक है कि भाई सबसे बढ़िया बिल्डिंग आजकल कहां पर गांव में है? सरकारी भवन, स्कूल में बिल्डिंग है ना। तो हमारे बच्चे जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे शिक्षक को सबसे अच्छे ट्रेंड है, जो सरकारी शिक्षक ज्यादा ट्रेंड को है, सबकी डिग्री है, तो वह वही व्यवस्था किया जाएगा जो पहले से व्यवस्था होती थी। उनको अलग से उसके लिए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा और बच्चों को अलग से पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित, जिससे कि हमारे जो भी हमारी जनता का पैसा शिक्षा में खर्च ना हो, खर्च हो सिर्फ तो सरकार का खर्च। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि बिहार का एक एक बच्चा और बच्ची शिक्षित बने, है कि नहीं? तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो क्या करेगी? अभी क्या करते हैं नीतीश बाबू कि लड़की है तो आप कॉलेज तक पढ़ते हैं, फीस नहीं लगता, नहीं लगता है। और लड़का सबको
हाँ, तो लड़की लड़का में क्यों भेदभाव होगा, वो भी तो बिहारी है। तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग ग्रेजुएट का पूरा शिक्षा को माफ आप जान लीजिए। जब कर्पूरी जी बने थे मुख्यमंत्री, उस समय प्राथमिक स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते थे, पैसे लोग होते थे, तो उन्होंने माफ किया था प्राथमिक विद्यालय में। अब तो बिहार में इतने पैसे, इतने संसाधन है, तो कोई बिहारी को यह न महसूस हो कि हम ग्रेजुएट से कम पढ़ेंगे। ये कैसा बताइए जरा। हम लोगों का क्या प्रयास होगा कि हमारे बिहार में हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, जिसकी चर्चा की किसानों को। हमारे जो छात्र हैं, हमारे युवा हैं, ये बहुत मेधावी है, बहुत टैलेंटेड है। इनको तो करना पड़ेगा ना, इनके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। और ये संभव है क्योंकि आपके पास इतना संसाधन है। तो अगर ये होगा कि बिहार में अब सारे लोग कम से कम ग्रेजुएट होंगे, कितनी बड़ी बात होगी भाई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो बिहार का पीछे रहेगा। अगर बिहार के लोग विकसित का क्या मतलब होता है कि कम से कम ग्रेजुएट तो पास हो, तो हम लोग क्या संकल्प होगा कि 2047 तक बिहार का कोई भी एक भी गांव नहीं बचे, एक भी शहर नहीं बचे जहां की आगे आने वाली पीढ़ी कम से कम ग्रेजुएट पाए। तब होगा कि शिक्षित है। और कहिएगा शिक्षा लेकर करेगा क्या? तो सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है? वो है रोजगारी, है ना। अभी देखते हैं कि भाई कुछ हजार वैकेंसी निकलती है तो सरकार के लाखों दरखास्त करती है, फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, धंधा होता है, घुसखोरी होती है, वो तो गलत मामला। लेकिन जरा समझिए कि जिस बिहार की आबादी 14 करोड़ होने जा रही है, एक परिवार में कम से कम 3-4 लोग तो ही है, तो कम से कम 4 करोड़ परिवार है। अगर सरकार जो रोज बोलते रहते इतना को सरकारी नौकरी देंगे, तो अगर 20 लाख को देगी, अभी तक 20 लाख कर्मचारी नहीं है, तो 20 लाख को भी दे देगी तो कितना बचेगा? 3 करोड़ 80 लाख। वो क्या करेगा जी? वो बिहार का नागरिक नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं है, भारत का संविधान उसको अधिकार नहीं देता है रोजगार का। तो रोजगार के अवसर कहां है? आज भी रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर है तो कृषि के क्षेत्र में। 76% हमारे बिहार में लोग खेती पर आश्रित हैं, 76% लोग। उससे काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे और आपको प्राथमिकता कहां देनी पड़ेगी? जो भी संसाधन हमारे पास, एक सबसे बड़ा संसाधन क्या है कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, हमारे पास पर्याप्त जल है, हमारे जो जलवायु है वो भी काफी अनुकूल है, और बिहार के लोग मेहनती उतने ही। तो चाहिए क्या? चाहिए कि भाई इस प्रकार की नीति बनाई जाए कि हमारे यहां निजी निवेश आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार तक पैदा। अब यहाँ के लोग हमारे सूरत काम करने जाते हैं, यहाँ के लोग हमारे लुधियाना काम करने जाते हैं, पहले यहाँ के लोग बंगाल काम करने जाते हैं। कहाँ काम करते हैं? सरकारी दफ्तर में नहीं काम करते, सब फैक्ट्री में काम करते। तो जो फैक्ट्री लगा हुआ है लुधियाना में, जो फैक्ट्री लगा हुआ है सूरत में, जो फैक्ट्री लगा हुआ है कलकत्ता में, जो फैक्ट्री लगा हुआ है बेंगलोर में, क्या आपको पीरो मिल सकता है क्या? कहीं नहीं लगेगा। लगेगा, इसके लिए सोच चाहिए, और ये सोच आपकी पार्टी रखती है कि बिहार में बेरोजगारी तभी समाप्त होगी जब ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश आएगा और ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे। अब उद्योग धंधा कैसे लगेगा? कृषि के क्षेत्र में, जो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है, जो फूड प्रोसेसिंग का है। आज आप देखते हैं ना, आप
आपको पीरो में टमाटर किसे मिल रहा है? बहुत सस्ता मिल रहा होगा, बैगन बहुत सस्ता मिल रहा होगा। आप दिल्ली में जरा फोन करिए, आपको रिश्तेदार हो, टमाटर कितने का मिल रहा है? मुंबई में फोन करिए, टमाटर कितने का मिल रहा है? तो भाई पीरो का किसान जो पैदा कर रहा है उसको 2 रुपए किलो, और आप ही का बेटा सूरत में खरीद रहा है 40 रुपए किलो। ये 20 गुना जो फायदा ले रहा है, इसका हिस्सा आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये कैसे होगा? ये जब आपके यहाँ खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगे, और बिहार में उद्योग लगाने के लोग उत्सुक हैं, उसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है। और यहाँ बहुत संभावना है, जरा समझिए। पहले ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री कहां लगा हुआ था? देश आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ था तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बिहार में था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, जो आपका बॉर्डर है। 40% चीनी का उत्पादन बिहार में होता था, 40% पूरे देश का। आज कितना है? 1%। सोचिए जरा, जो उसमें भी सरकार थी कांग्रेस की, वहां दिल्ली में ऐसी गलत नीति बनाई कि उससे बिहार को बहुत नुकसान हुआ। तो देखिए, जब जागे तभी सवेरा। यहां आप किसी नेता से पूछिएगा, अगर बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, हमारे यहाँ खनिज का भंडार नहीं है, सब भाषा करता है ना। यहाँ खनिज का मतलब सिर्फ समझता है बालू। आप बालू के चक्कर में पटना से आज हमको पीरो आने में 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगा। सारा रोड जाम, इधर ट्रेलर उधर ट्रेलर। बिहार के नेताओं को लगता है कि बिहार में पूरा का पूरा विकास का रास्ता बालू से खुलता है। अरे बालू की दीवार कभी रहती है जितनी। यहाँ के नेताओं को लगता है कि बालू में सिर्फ यहाँ पर जो है वो खनिज है। मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ, बिहार में अकूत खजाना है ऐसे ऐसे खनिज पदार्थों का जो देश में कहीं नहीं है। लेकिन अपने नेताओं लोग इसको कभी न तो समझे, न जनता के बीच चर्चा किए, और मैं इसको बार बार चर्चा। हमारे यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए। शादी विवाह में सबसे पहले क्या करते हैं? कितना भर सोना देना है करते हैं ना, कि अरे भाई मंगलसूत्र कितने का होगा, अंगूठी कितने का होगा, करते हैं कि नहीं करते? जरा सोचिए इस बात को। इतना बड़ा देश है अपना, आज कहीं भी एक भर तो सोना का उत्पादन भारतवर्ष में नहीं है। सारा का सारा सोना विदेश से आता, सारा का सारा सोना। आप कहिएगा कि कहां से आएगा सर, सोना कहां से बनाएंगे? बिहार में एक नहीं 2-2 जगह सोना का कुछ भंडार है, कुछ भंडार। और ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सर्वे करता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हमारे मंत्रालय के अधीन था, मेरे अंडर था, इन सब ने जो सर्वे किया उसमें बताया गया कि बिहार में 2-2 जगह सोना का कुछ भंडार है। और मंत्री रहते हुए मैंने नीतीश बाबू को बताया, और अगर मैं मंत्री रह गया होता तो आज सोना का खजाना चालू हो गया होता। आप समझिए, 2-2 जगह सोना का खदान है, देश में सोना बाहर जा रहा है, कई लाख करोड़ का सोना आता है। तो आप ही पार्टी की सरकार में तो क्या होगा? क्योंकि खनिज जो है राज्य का विषय, सोना का हम लोग खदान चालू करेंगे, और सोना पर आधारित जितने भी उद्योग हैं उसको हम लोग लगाएंगे, तब हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा। और जो बाहर के लोगों को जरूरत होगी तो उसमें हम रॉयल्टी कमाएंगे। अपना तो दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, दिखाने के लिए नहीं, खाने के लिए, और बिना डायबिटीज बढ़ाते। सोचिए जरा, ये फर्क देखिए। किसी नेता को पूछिएगा, उसको पता ही नहीं हो, जाने का तो
कुछ साल के बाद आपकी जो घड़ी होगी ना, बहुत लोग अभी भी घड़ी होगा बच्चा लोग का, उसमें बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर कितना है, बताता है ना, कितना चल रही है, आप सब बताता। आगे आने वाले समय जानते क्या होने लगा है? टेक्नोलॉजी का जो विकास सुन लीजिए, वो घड़ी आपको कहेगा करे आज आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ, और वो घड़ी आपको बता देगा कि सुनिए इसकी सबसे अच्छी दवा जो है पीरो के फलाने दुकान में है, समझे? आगे और क्या व्यवस्था होगी कि आप उसको कहिएगा हाँ कोई दवा चाहिए तो दुकान वाला आपके घर पर दवा पहुंचा देगा बिना कहे। मैं टेक्नोलॉजी को बता रहा हूं क्या होने जा रहा है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आने जा रही है, इसमें जिस प्रकार के मिनरल्स की जरूरत है उसका अकूत भंडार कहां है? तो बिहार में है। बिहार आज देखते हैं पूरा का पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च कहां होता है? रक्षा उत्पादन। रक्षा में एक से तरह तरह का विमान, एक से तरह तरह का हथियार, वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उसमें जो मेटल्स मिलेगा उसका कहां पर है? बिहार में पूरा का पूरा उपलब्ध है। आप देखते हैं रॉकेट स्पेस में जो लगता है वो कहां है? बिहार में। अब बताइए साहब, सारा बिहार में है। अब बिहार के नेता कहा करते कि हमें कोयला नहीं है, चल गया झारखंड। कोयला के लिए रोते थे, सोना के लिए कोई चिंता नहीं। कोयला के लिए रोते थे, यहाँ रेयर अर्थ है उसकी कोई चिंता नहीं। कोयला के लिए रोते थे या टंगस्टन, उसमें कोई चिंता नहीं। और बिहार में वो बता दे, बिहार में कोयला नहीं पर्याप्त, लेकिन हम लोग कोयला की तरफ हम नहीं देखे। 2070 तक आप सब अखबार पढ़ते हैं। आज जलवायु परिवर्तन का मामला है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है पूरी दुनिया को। और सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कहां होता है? तो कोयला से, गैस से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो वो दुकान बंद हो जाएगी और ये दुकान चालू होगी जिसके मालिक कौन होंगे? आप होंगे बिहार में। कहिए कैसे होंगे? और खास करके हमारे किसान। अभी आपसे पूछता है क्या उत्पादन करते हैं? कहते हैं गेहूं, धान, चना। हमारा मुखिया भी कहेगा हमारा बटरवे छोड़ दिया, चना सब करते हैं ना। आगे आने वाले समय में हमारे बिहार के किसान एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे क्या कि पीरो आइए, यहां हम सबसे उत्तम क्वालिटी का हाइड्रोजन बेचते हैं। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। कहीं रही क्या चीज होगा साहब? कहीं भी आगे न तो पेट्रोल की जरूरत होगी, न डीजल की जरूरत होगी, न गैस की जरूरत होगी। ये सारा का सारा आपका मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ी से लेकर सब चलेगा हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन बनेगा कहेगा किसान कैसे बना लेगा? किसान कौन खेत में जाएगा? मैं बता रहा हूं। ये देखिए सूर्य भगवान की रोशनी कितनी गर्मी अभी हो रही है। करीब करीब 11.5 महीने बिहार में सूर्य भगवान दिखते हैं। तो पूरा का पूरा जो सोलर एनर्जी है, ये इसमें कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। तो इससे हो जो उत्पादन होगा बिजली का। और अब पानी, जल, सारे हमारे साथ बैठे हुए सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या? H2O पढ़ते हैं ना। हम जब शुरू पढ़ते थे तो घर गया तो पहला दिन केमिस्ट्री पढ़ाया गया H2O माने जल। तो कितना बुद्धू से बच्चा सब मांग रहा कि H2O चाहिए, H2O चाहिए। घर वाले एक लपड़ मारता था, क्या बोल रहे हो? केमिस्ट्री। जरा सुनिए, आपके पास बढ़िया जल, पर्याप्त जल, सूरज भगवान की इतनी अच्छी रोशनी, ये दोनों से जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइजर बनेंगे अपने देश में, उनकी खपत कहां होगी? बिहार में। और जब ये जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जब ऑक्सीजन अलग होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। और आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन ही सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत होगा। तो हमारे किसान क्या बेचेंगे? टमाटर के साथ साथ हाइड्रोजन भी बेचेंगे।
कहीं से बात नहीं, भगवान ने आंख सामने दिया है, सामने देख रहा है, और सामने भविष्य किसका है? हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन को उत्पादन करेगा बिहार का, तीनों का किसान हमारा उत्पादन करेगा। ये है भविष्य, ये हमको करना है। और आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो ये होगा। आप कहिएगा कि कह रहे थे देश में हो रहा है कि नहीं, कहीं ये शुरू हो गया है, लेकिन बिहार के नेता लोगों की तरह नींदें बड़ी लेट खुलता है। इनको समझे में लगे कि हाइड्रोजन का करेंगे बना करके, कोई बैलून बनाना है क्या, फुकवाना है क्या? ये मैं बता रहा हूं कि क्या आने वाला समय होगा, किस प्रकार की आगे व्यवस्था होगी। और इसलिए देखिए, आप ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जिसकी सोच क्या है। हम लोग जात पात की बात नहीं कर रहे, हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि कैसे हमारी धरती माता, कैसे हमारे सूर्य भगवान, कैसे हमारा जल देवता हमको ताकतवर बनाएंगे, उसके लिए अपने को तैयार है कि नहीं? इससे सहमत है आप लोग? ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सब जमीन पर होना है। और जमीन पर कब होगा? जब आपकी सरकार होगी। और नहीं तो आकर देखते हैं ना, अभी मैं आ रहा था तो मैं देखा कि पटना में नया नया शोरूम खुला है, 50 लाख की लूट हो गए पहले थे। बताइए साहब, पहले दिन 50 लाख की लूट। कुछ दिन पहले आपने पटना के बगल में देखा है, कितना बढ़िया जो हुआ। देखिए बिहार देखिए शांति का प्रतीक रहा है। जितने भी यहां पर हमारे महापुरुष हुए, सब लोगों ने शांति के लिए काम किया, भाईचारा के लिए काम किया है। यहां कोई भी गलत को सही नहीं करता। और एक बात जरा समझ लीजिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्लाउड वेब इंडिया न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।